Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here with the part 5th of the chapter, Harm Principles, and the chapter is freedom. We have discussed in the last class that why do we need constraints? And the idea of liberalism also we have discussed in the last class. I hope both of the topics are completely clear to all of you. Today we are going to discuss harm principle. That is the one of the most important topic of this particular chapter. Try to understand it properly. So let us have a look what is harm principle. अब देखो harm principle it is clear from its name. ऐसे principle जो कहीं ना कहीं harm करने वाले principle हैं. तो क्या actual में harm principle है? Let us have a look. What is that? To answer this question, अब देखो कौन से question जो आपने ये questions पढ़े हैं कि क्या हमारी लाइफ के ऊपर कुछ constraints होने चाहिए, क्या कुछ ऐसा एक्शन भी है, ऐसा कोई वर्क भी है जिसको आप कंप्लीटली कंस्ट्रेंट फ्री छोड़ सकते हो. सो ऑल दिस क्वेश्चन जब आप इनके आंसर्स फाइंड आउट करते हो तो यू विल बी एबल टू गेट टू आंसर दिस क्वेश्चन सेटिस्फैक्टरीली. वी हैव टू एड्रेस द इशू ऑफ द लिमिट्स, कॉम्पिटेंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द इम्पोजिशन. जब आप ये सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हो, आंसर्स फाइंड आउट करते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है कि टू एड्रेस द इश्यूज ऑफ द लिमिट्स, वो चीजें आपको डिस्कस करनी पड़ेंगी, कॉम्पिटेंस आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होगी उसको इंपोज करने की, ऑल दीज थिंग्स, क्या लिमिट्स लगेंगी, क्या बाउंडेशंस लगेंगी, वो सारे टॉपिक्स आपको क्या करने पड़ेंगे, डिस्कस करने पड़ेंगे, एड्रेस करने पड़ेंगे. वी ऑल्सो हैव टू एंगेज विद another issue that John Stuart Mill stated so eloquently on his essay on liberty. अब ये नेम आपको बड़े अच्छे से याद रखना है, J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल. इनके आइडिया सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रीडम के ऊपर, ठीक है, क्योंकि फ्रीडम के एक एस्पेक्ट देते हैं, सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग, जो तुम चैप्टर में डिस्कस करोगे अभी. अब देखो फिर क्या है कि आप लोग क्या करोगे कि आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अनदर इशू जो जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है, उन्होंने ऐसे लिखा था ऑन लिबर्टी. लिबर्टी के ऊपर उनके आइडियाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको पहले इसके साथ एंगेज होना पड़ेगा कि उनके आइडियल्स क्या हैं. इन द डिस्कशन इन द पॉलिटिकल थियोरी इट इज कॉल्ड द हार्म प्रिंसिपल्स. और जब आप पॉलिटिकल थियोरी के एस्पेक्ट में पढ़ते हो तो इसका मतलब क्या है, हार्म प्रिंसिपल. लेट अस कोट दिस स्टेटमेंट एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन इट. आओ पहले इसको कोट करें एंड देन ट्राई टू एक्सप्लेन इट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हार्म प्रिंसिपल्स, राइट. अब देखो यहां पे आपको जो लाइंस गिवन है ना, ये उन्हीं के आइडियल्स की गिवन है. ये these lines are given. अब देखो the soul and for which mankind are warranted individually and collectively. अब देखो वो soul या फिर वो चीज जिसके लिए आप वारंटेड हो, mankind वारंटेड है, या इंडिविजुअलिटी हो या कलेक्टिवली, इंडिविजुअली या कलेक्टिवली. इन इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टी ऑफ एक्शन, किसके रिगार्डिंग, जब आप इंटरफेयर करते हो किसी पर्सन की एक्शन में, जो वो लिबर्टी के रिगार्डिंग आप कुछ क्या करते हो, इंटरफेरेंस करते हो, ऑफ एनी ऑफ देयर नंबर इज सेल्फ प्रोटेक्शन, राइट. दैट द ओनली पर्पस फॉर विच पावर कैन बी राइटफुली एक्सरसाइज्ड ओवर एनी मेंबर ऑफ अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी अगेंस्ट हिज विल इज टू प्रिवेंट हार्म टू अदर्स. अब देखो सिंपल टर्म्स में इन्होंने क्या बोला है कि सोचो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं. वो रिस्ट्रिक्शंस किस पोजीशन में लग रहे हैं, आप कब उस पर्सन को इंटरफेयर करने का राइट देते हो, उस पर्सन को जब आप देखो क्या कि मान लिया आपने कोई वर्क किया, राइट. आपके वर्क ने अगर दूसरे पर्सन की फ्रीडम के ऊपर, इंडिविजुअलिटी के ऊपर, लिबर्टी के ऊपर अगर कुछ नेगेटिव इंपैक्ट डाला, तो वो क्या है, तो वो क्या होगा, आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, और उसी को क्या बोला जाता है, हार्म प्रिंसिपल्स. हार्म प्रिंसिपल्स क्यों, क्योंकि आप ऐसा कर क्यों रहे हो, दूसरे पर्सन के राइट्स को प्रिवेंट करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए. समझ आया, एक सिविलाइज सोसाइटी है, वी आर लिविंग इन द सिविलाइज सोसाइटी, तो आपके कुछ एक्शंस होंगे, आपके कुछ वर्क्स होंगे, दूसरे पर्सन के कुछ राइट्स होंगे. तो अगर सोचो आपने कुछ एक्शन लिया बिकॉज ऑफ विच द अनदर पर्सन्स फ्रीडम इज गोइंग टू बी हार्म, तो आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, कुछ कंस्ट्रेंट्स लगेंगी, और उसी को बोला जाता है हार्म प्रिंसिपल्स. और हार्म प्रिंसिपल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके थ्रू हम दूसरी पर्सन को हार्म होने से प्रोटेक्ट कर रहे हैं. समझ आया, क्लियर. इन द सिमिलर मैनर अगर आपके रिगार्डिंग कोई बात हो रही है, दूसरा पर्सन आपके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है,
दूसरा पर्सन आपके अगेंस्ट में कुछ वर्क कर रहा है, तो उस पर्सन के ऊपर भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेंगी। क्यों लगेंगी? क्योंकि आपको हार्म हो रही है। आपको हार्म से प्रोटेक्ट करने के लिए जो उस दूसरे पर्सन की लिबर्टी के ऊपर, फ्रीडम के ऊपर जो बाउंडेशंस लगेंगी, उनको नाम दिया जाता है हार्म प्रिंसिपल्स। मतलब इन सिंपल टर्म्स, आपकी फ्रीडम को बाउंड कब किया जाएगा? जब आपके एक्शंस दूसरे पर्सन को हार्म कर रहे हैं, इसलिए इनको हार्म प्रिंसिपल्स बोला गया। समझ आया? फाइन, समझ आया? अब देखो, व्हाई डज ही टॉक अबाउट मैनकाइंड, व्हाट अबाउट वुमेन? अब देखो, मैनकाइंड, ये मैन वुमेन वाला नहीं है। मैनकाइंड मतलब होता है मानवता, जो सभी के लिए, इन विच ऑल ऑफ द मेल फीमेल ऑल ऑफ द मेंबर्स आर इंक्लूडेड। तो दिस इज नॉट रिलेटेड टू मेल ओनली, देयर इज नो एनी कंटेक्स्ट ऑफ फीमेल, राइट? अब देखो, मिल इंट्रोड्यूसेस आइडिया, समझ आया हार्म प्रिंसिपल्स का? अपने सिंपल टर्म्स में उन्होंने क्या बोला? हार्म प्रिंसिपल्स क्या है कि आपके एक्शंस को रेस्ट्रिक्ट कब किया जाएगा? जब आपके एक्शंस दूसरे पर्सन को हार्म कर रहे हैं, आपकी फ्रीडम को तब रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। फाइन। अब देखो, मिल इंट्रोड्यूसेस हियर एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। अब देखो, अब एक और चीज इंपॉर्टेंट समझो। अब जो जेएस मिल है ना, उन्होंने 2 फ्रीडम बताई है। उन्होंने क्या बोला है? कुछ एक्शंस बताए हैं। अब देखो, आप जो भी एक्शंस करते हो, वी आर हैविंग 2 एस्पेक्ट्स ऑफ दैट, 2 कंसेप्ट्स ऑफ दैट। एक होता है जो वर्क, जिसका इंपैक्ट सिर्फ आपके ऊपर पड़ेगा, राइट? एक कोई आपने एक्शन किया जिसका रिजल्ट दूसरे के ऊपर भी पड़ेगा। देखो, समझो इसको। मिल इंट्रोड्यूसेस हियर एन इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन। ही डिस्टिंग्विशेस बिटवीन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन, दैट इज दोज एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस ओनली फॉर द इंडिविजुअल एक्टर एंड नॉबडी एल्स। एक एक्शन वो है जिसका इंपैक्ट उस इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन ने क्या किया, लिकर पी ली, शराब पी ली, लिकर ले ली उसने, तो उस लिकर से जो बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट होता है, वो उसी पर्सन की बॉडी के ऊपर होगा। आपकी और मेरी बॉडी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आया? तो वो कौन सा एक्शन हो गया? सेल्फ रिगार्डिंग हो गया। दूसरा क्या है? एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस, दैट इज दोज एक्शन दैट आल्सो हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स। अब जैसे दूसरे के ऊपर भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जिस पर्सन ने लिकर ली है, वो लिकर लेने के बाद क्या कर रहा है? वो दूसरों को हार्म कर रहा है, दूसरों को अब्यूज कर रहा है। तो क्या है? वो अदर रिगार्डिंग में आ गया। क्लियर, आई थिंक? अब देखो, आपने जो सब्जेक्ट लिए, आपने ह्यूमैनिटीज ऑप्ट की, इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, आप सक्सेसफुल होते हो, आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, उसका इंपैक्ट सिर्फ आप तक है। वो क्या हो गया? आपका सेल्फ रिगार्डिंग, राइट? फाइन। लेकिन आपने जो एक्शंस किए, वो क्या हो सकते हैं? कई बार अदर रिगार्डिंग भी हो सकते हैं। मान लिया आपने कोई एक्शन लिया, तो दैट कैन अफेक्ट योर पेरेंट्स ऑल्सो। अगर आपके एक्शंस का रिजल्ट आपके पेरेंट्स के ऊपर या दूसरों के ऊपर भी पड़ रहा है, तो वो हो जाएगा आपका अदर रिगार्डिंग। आई थिंक लिकर के एग्जाम्पल से आपको क्लियर है। समझ आया? अब देखो, फिर क्या है? He argues that with respect to actions or the choices that affect only oneself, self-regarding actions. अब क्या बोलते हैं कि अगर वो एक्शन जिसमें सिर्फ एक पर्सन के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, वो कौन से हैं? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं। द स्टेट और एनी अदर एक्सटर्नल अथॉरिटी, कोई स्टेट है, कोई दूसरी एक्सटर्नल अथॉरिटी है, हैज नो बिजनेस टू इंटरफेयर। जो आपके एक्शंस हैं, आपके ऊपर इंपैक्ट डालते हैं, उसमें दूसरे को नन ऑफ दैट बिजनेस बोलते हैं ना, दिस इज माय बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस। तो लोग क्या बोलते हैं? इसलिए लोग बोलते हैं कि दूसरे का उसमें कोई इंटरफेयर ही नहीं है, राइट? और पुट इन सिंपल लैंग्वेज इट वुड बी दैट इज माय बिजनेस, आई विल डू व्हाट आई लाइक। समझ आप बोलते हो ना, कोई आपसे मान लिया, कोई आपसे रिलेटेड कोई टास्क है, दूसरा आपको बार बार एडवाइस दे रहा है, आप क्या बोलते हो? दिस इज माय बिजनेस, नन ऑफ योर बिजनेस, व्हाई यू आर इंटरफेयरिंग अगेन एंड अगेन। तो क्या है? वो चीजें जो आपके रिगार्डिंग है सिर्फ, राइट? वो सिर्फ आपके ऊपर इंपैक्ट डालने वाली है। सो दैट इज योर बिजनेस, दैट इज योर टास्क, दैट विल पुट द इंपैक्ट ऑन यू ओनली ना। अब देखो, कई बार आप लोग जब बढ़ते नहीं हो, यू डू नॉट स्टडी प्रॉपरली, तो पेरेंट्स बोलते हैं, टीचर्स बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हो कि दैट विल पुट इंपैक्ट ऑन मी ना, देन व्हाई आर यू टेकिंग टेंशन, राइट? तो वो एक्शन क्या हो सकते हैं? दैट कैन बी योर बिजनेस, राइट? और हाउ डज इट कंसर्न यू इफ इट डज नॉट अफेक्ट यू, राइट? अब देखो, फिर दूसरों को आप क्या बोलोगे कि आपको क्या कंसर्न उस चीज से, जब मेरे आइडियाज, मेरे डिसीजंस आपको अफेक्ट कर ही नहीं रहे। इट मीन्स ये कौन से हो गए? दीज आर द एक्शंस व्हिच आर सेल्फ रिगार्डिंग। इन कंट्रास्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्शन दैट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अदर्स,
एक्शन विच मे कॉज हार्म टू देम। अब कुछ दूसरे एक्शंस भी तो होते हैं ना जिसका इंपैक्ट दूसरे पर्सन के ऊपर भी हो सकता है, जो दूसरों को भी हार्म कर सकते हैं। देयर इज सम केस फॉर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, वो क्या होंगे आपके एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से रिलेटेड है, तो दैट कैन पुट इंपैक्ट ऑन द अदर पर्सन ऑल्सो। आफ्टर ऑल इफ योर actions cause me harm, then surely I must be saved from such harm by some external authority। समझ आया? अब अगर वो रेस्ट्रिक्शंस ऐसी हैं, वो आपके फंक्शंस कुछ ऐसे हैं जिससे मेरे ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, मेरे एक्शंस हैं जिससे आपके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, तो हम दोनों क्या सोचेंगे? हम दोनों यही सोचेंगे ना कि कोई ना कोई तो एक्सटर्नल अथॉरिटी होनी चाहिए जो हमारे एक्शंस को कंट्रोल करे, राइट? देन वी विल बी हैविंग द रिक्वायरमेंट फॉर एक्सटर्नल अथॉरिटी ना, जो आपकी उन सारी की सारी चीजों को प्रोटेक्ट करे, हमें सेव करके रख सके। गेटिंग माई पॉइंट? तो देखो जो सेल्फ रिगार्डिंग वो बिल्कुल सही है कि आप तक उसकी लिमिट है, दैट विल बी पुटिंग इंपैक्ट ऑन यू ओनली। बट उन एक्शंस का क्या जो आपकी वजह से किसी दूसरे के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, मेरी वजह से किसी दूसरे के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। ऐसी पोजीशन में हम लोग क्या सोचेंगे? देयर शुड बी सम अथॉरिटी ना, देयर शुड बी एनी अथॉरिटी, एक्सटर्नल अथॉरिटी जो उन सारी की सारी चीजों को हम उन एक्शन से हमें हार्म होने से प्रोटेक्ट कर सके, राइट? In this case, it is the state which can constrain a person from acting in a way that causes harm to someone else। और यही ऐसी पोजीशन में रोल किसका आता है? ऐसी पोजीशन में रोल आता है स्टेट का। अब स्टेट क्या करता है? स्टेट कैन restrict, state can impose the restrictions, जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हो? अगर आपके एक्शंस किसी दूसरे को हार्म कर रहे हैं तो फिर स्टेट उसके ऊपर कुछ restrictions, कुछ constraints लगा सकता है। समझ आया? अब समझ आया? आई थिंक नाउ इट्स क्लियर। मतलब सेल्फ रिगार्डिंग, अदर रिगार्डिंग। सेल्फ रिगार्डिंग जिनका एक्शन का रिजल्ट आपके ऊपर है, अदर रिगार्डिंग जिसका रिजल्ट किसी दूसरे के ऊपर भी पड़ता है। सेल्फ रिगार्डिंग टास्क में देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ कंस्ट्रेंट्स, बट अदर रिगार्डिंग में देयर विल बी द रिक्वायरमेंट। समझ आया? क्योंकि आपके एक्शंस दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालेंगे और वहां सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका आ जाता है? दैट इज ऑफ द स्टेट। समझ आया? हाउएवर, एज फ्रीडम इज एट द कोर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, इट इज so crucial for a dignified human life। अब देखो फ्रीडम क्या है? फ्रीडम ह्यूमन सोसाइटी का कोर है, हम सभी उसको इंपॉर्टेंटली कंसीडर करते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इज सो क्रूशियल फॉर अ डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अब देखो फ्रीडम तो वो एस्पेक्ट है ना, अगर फ्रीडम नहीं है तो हम एक डिग्निफाइड लाइफ जी नहीं सकते हैं। इट शुड ओनली बी कंस्ट्रेन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस। इसीलिए देखो फ्रीडम हमारी लाइफ के लिए जब इतना इंपॉर्टेंट है तो वी विल नॉट अलाउ एनीवन ना टू रिस्ट्रिक्ट इट। ऐसे में क्या है कि कुछ ऐसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो जिसमें इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, विच आर रैशनेबल, विच आर रीजनेबल। ऐसी पोजीशन में आप एक्सेप्ट करोगे ना। समझ आ? द हार्म कोज्ड मस्ट बी सीरियस। जब आप दूसरों को हार्म कर रहे हो, किसी के राइट्स आप लोग प्रोटेक्ट कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो? एक टाइप से रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, तो क्या होना चाहिए? वो कोज आपका बहुत सीरियस होना चाहिए कि इस वजह से ना आपकी फ्रीडम के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल, आप देखो जैसे मान लिया हमारी सोसाइटी में अगर वायलेंस हो रही है कहीं, अगर सपोज कोई कहीं पर ना कम्युनल रायोट्स हो रहे हैं, तो क्या हो सकता है? गवर्नमेंट बोलेगी वहां पे क्या लग सकती है? आर्टिकल 144 लग सकती है कि जिसके थ्रू 2-3 पीपल से ज्यादा एक प्लेस पे कलेक्ट नहीं हो सकते हैं। आप उस चीज को नेगेटिव नहीं बोलोगे कि ये तुम्हारी फ्रीडम है, वी कैन कलेक्ट, वी कैन बी गैदर्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना? तो वो चीज आप नहीं बोलोगे। क्यों? बिकॉज यू विल फील दैट यस द रीजन इज रीजनेबल, right? Because the situation is that if we are not imposing restrictions on the freedom, then it will be converting into the violent thing। और आप उसको क्या करोगे? एक्सेप्ट भी कर लेते हो। समझ आया? अब देखो, अब यहां पे समझो इस चीज को। इट मीन्स क्या है? आपकी जो हार्म कोजेज, जब आप क्या करते हो दूसरे की फ्रीडम को, जब आप क्या करते हो? रिस्ट्रिक्ट करते हो, तो उसका रीजन भी बहुत ज्यादा सीरियस होना चाहिए। अब देखो, फॉर माइनर हार्म्स मिल रिकमेंड्स ओनली सोशल डिसअप्रूवल एंड नॉट द फोर्स ऑफ द लॉ। और अगर माइनर है, अगर कुछ नेगेटिव से थोड़ा सा इंपैक्ट पड़ रहा है ना, तो उसको अब मिल क्या बोलते हैं, जॉन स्टुअर्ट मिल क्या बोलते हैं कि इसके लिए सिर्फ सोशल डिसअप्रूवल होनी चाहिए, उसके लिए लॉ की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब अगर सीरियस चीजें हैं तो लॉ को इंपोज कर दो, राइट? लेकिन अगर कुछ, देखो कई बार आप लोग देखते हो ना सोसाइटी में सोशल डिसअप्रूवल हो जाता है कुछ चीजों का, तो वही चीजें मानते हैं मिल कि अगर मान लिया माइनर इंपैक्ट हो रहा है तो माइनर इंपैक्ट में क्या करो? आप सोसाइटी में जस्ट सोशल डिसअप्रूवल कर दो, बट अगर सीरियस इंपैक्ट है तो फिर लॉज की रिक्वायरमेंट होगी। फाइन। फॉर एग्जाम्पल, द प्लेइंग ऑफ लाउड म्यूजिक इज एन अपार्टमेंट बिल्डिंग शुड ब्रिंग ओनली सोशल डिसअप्रूवल
फ्रॉम द अदर रेजिडेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। अब देखो क्या है, सपोज आप लोगों को म्यूजिक सिस्टम सुनना पसंद है और आपने क्या कहते हो बहुत लाउड म्यूजिक में, लाउड नॉइस में आप लोगों ने चला दिया उस म्यूजिक सिस्टम को। तो अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल, जब आप एक म्यूजिक सिस्टम को बहुत लाउड वॉइस में, लाउड म्यूजिक में प्ले करते हो तो एक ऐसे अपार्टमेंट बिल्डिंग में, तो इसको एक सोशल, एक क्या मानना चाहिए, सोशल डिसअप्रूवल, कि सारे बिल्डिंग के लोग माने उसको नहीं, कि इट इज इनकरेक्ट, आप ये ऐसा नहीं करो। मतलब आप एक दूसरे से क्या हो जाए, डिस्कशन से बात को क्या कर लिया जाए, सॉर्ट आउट कर लिया जाए, राइट। दे शुड नॉट इन्वॉल्व द पुलिस, पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। समझ आया? मतलब देखो क्या है, जहां तक आपको लगे कि दीज थिंग्स कैन बी डील्ड, यू कैन से दीज थिंग्स कैन बी डिस्कस्ड विद द कॉपरेशन ओनली, सो देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द लॉ। वहां पे आपको पुलिस की जरूरत नहीं है। दे शुड इंडिकेट देयर डिसअप्रूवल, उनको अपनी इंडिकेट करना चाहिए ना कि वो डिसअप्रूव करते हैं उस चीज से, ऑफ द इनकन्वीनियंस दैट प्लेइंग लाउड म्यूजिक हैज कॉज्ड देम। अब देखो क्या बताएं वो लोग, उनको समझाएं कि अगर आप लाउड म्यूजिक चला रहे हो तो इट इज हार्मफुल फॉर अस, वी आर नॉट एबल टू टॉलरेट इट, वी आर इनकन्वीनियंट। आप इस लाउड म्यूजिक को प्ले करना बंद कर दो। आप उनको ऐसे बता सकते हो, जरूरी नहीं कि अब देखो जैसे ही पुलिस एंटर करेगी तो आपके और उनके रिलेशन खराब हो सकते हैं। फ्यूचर में अगर आपने कोई एक्शन लिया तो वो क्या करेंगे, दे विल ऑल्सो ट्राई टू इम्पोज द लॉ। और ऐसे में सोसाइटी कभी बैलेंस्ड वे में वर्क ही नहीं करेगी। जो अपने वर्ड स्टडी किया था ना, टॉलरेंस लिबरलिज्म में, दैट विल नॉट बी देयर। समझा? It means when we feel that yes, the matter can be sorted out with the general discussion only, then no need to involve the police, no need to involve the law, no need to enforce the law. But if we feel that yes, matter is something serious, for example, I have given example the communal riots. अगर वो riots की वजह से क्या हो रहा है, violence हो रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, so you will not say कि नहीं डिस्कशन से बात चल जाएगी, you will have to enforce the law also. समझ आया? अब देखो इट मीन्स क्या है, आप उनको बताओ कि इट इज इनकन्वीनियंट, यू आर नॉट एबल टू टॉलरेट इट, राइट, एंड इट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर यू by perhaps refusing to greet the person who plays the music disregarding the harm it is causing others. आप उनको समझाओ बड़े आराम से, अब भाई आप उनको रिफ्यूज करो, मना करो कि अगर आप ऐसे करोगे तो इट इज इनकन्वीनियंट फॉर एनी अदर पर्सन, इट इज कॉजिंग हार्म टू अदर पर्सन, सो प्लीज डू नॉट डू दैट। आप उनसे रिक्वेस्ट करो, रिफ्यूज करो। The harm that playing loud music causes is that of preventing those in order apartments from talking. आप उनको बताओ that why you are facing problems. क्योंकि जब वो loud noise में म्यूजिक चलता है तो you are not able to talk, you are not able to sleep, you are not able to listen. जो म्यूजिक आप सुनना चाह रहे हो, आपको पसंद, जो आपको पसंद है वो नहीं सुन पाते हो, आपको लाउड वाला ही सुनना पड़ता है, and that is the problem. This is the minor harm. ये क्या है? माइनर हार्म है। जब आप लोग सो नहीं पा रहे हो प्रॉपर वे में, आप लोग एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो, तो यू विल टेल, राइट, एंड शुड ओनली प्रोवोक सोशल डिसअप्रूवल। आप ऐसे में एंगेज नहीं करोगे लो को, आप क्या बताओगे? जस्ट सोशल डिसअप्रूवल, राइट। इट इज नॉट अ फिट केस फॉर लीगल पनिशमेंट। आप ऐसे नहीं कि आप उसको ले जाके पुलिस के सामने खड़ा कर दोगे कि ये पर्सन ना लाउड म्यूजिक सिस्टम बजा रहा था। दैट इज नॉट द मैनर। अकॉर्डिंग टू जॉन स्टुअर्ट मिल, व्हाट शुड बी देयर? इट इज द केस ऑफ less, you can say, minor harm, and in that there is no requirement of legal punishment. Fine. Constraining actions by the force of law should only happen when the other regarding action cause serious harm. और कब जरूरत है आपको ऐसे एक्शंस की, पुलिस को इन्वॉल्व करने की कब रिक्वायरमेंट है? जब आपको लगता है कि कोई सीरियस एक्शन है और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सीरियस हार्म हो रही है, दूसरे पर्सन की इंडिविजुअलिटी खत्म हो रही है। Otherwise, society must bear the inconvenience in the spirit of protecting freedom. Otherwise, society को क्या करना चाहिए? उन inconvenience को tolerate करना चाहिए, right? In the spirit of protecting freedom. क्या, ताकि आपकी भी freedom protect हो जाए और जो दूसरा सामने वाला है उसकी freedom भी protect हो जाए, right? You can make him understand, you can make her understand. No need to do that. तो आप क्या कर सकते हो? You can do it in a positive manner. No need to use the law. No need to enforce the law, right? So you can tell that person. That can be used, and every time it is not required to use the law. We can use, because this is the minor harm case only, so we can make them understand, right? This is the harm principle. समझ आया? I think the meaning of harm principle is also clear to all of you. This is in more detail, but firstly we will discuss the issue of the dress code. What is that? Fine. After that, अब देखो, people should be, let us leave it first, we will discuss this. People should be ready to tolerate different ways of life,
different points of view and the different interest so long as they do not cause harm to others. और लोगों को आप टॉलरेट कर सकते हो तब कब तक, जब तक वो दूसरे को हार्म नहीं कर रहे. But such tolerance need not be extended to views and action which may put people in danger or foment hatred against them. लेकिन आप तब इस चीज को नहीं मानोगे जब आपके ऊपर हार्म हो जाए, आपकी लाइफ को डेंजर हो जाए, तब आप ही नहीं बोलोगे कि तो माइनर हार्म थी. Then you will not accept it, then you will not tolerate it. Hate campaign cause serious harm to the freedom of others and action that cause serious harm are action on which constraint can be imposed. इसीलिए अगर कोई ऐसा एक्शन है जिसकी वजह से वायलेंस हो रही है, फ्रीडम के ऊपर सीरियस हार्म हो रही है, तो आप ऐसी पोजीशन में रेस्ट्रिक्शन या कंस्ट्रेंट को इंपोज करो. That's not denied. But we must make sure that the constraint imposed are not so severe that they destroy freedom itself. लेकिन आप जब रेस्ट्रिक्शंस भी लगा रहे हो ना, उस पोजीशन में भी आपको बड़े माइंड से वर्क करना है. ये श्योर करना है कि जो रेस्ट्रिक्शंस लग रही है उससे दूसरे पर्सन की फ्रीडम कंप्लीटली डिस्ट्रॉय तो नहीं हो गई है. राइट? फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट नॉट आस्क फॉर लाइफ इम्प्रिजनमेंट फॉर दोज हु ओनली कंडक्टेड हेट कैंपेन. अगर मान लिया किसी ने एक दूसरे के अगेंस्ट में हेट कैंपेन चला दिया, तो जरूरी नहीं कि आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, आप उसके लिए पनिशमेंट की डिमांड करो. आप क्या कर सकते हो, मे बी सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन देयर मूवमेंट. यानी कि अगर वो किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके हेट स्पीच दे रहे हैं, तो आप उनकी मूवमेंट को बैन कर दो. और सम curtailment of their rights to hold public meetings, उनकी मीटिंग्स को आप बैन कर दो, होल्ड कर दो. राइट? It means can be considered especially if they continue to carry on this campaign in spite of warning by the state to desist from conducted such campaigns. आप क्या कर सकते हो अगर आपको लगता है कि वो उनके एक्शंस कुछ ज्यादा ही हार्म कर रहे हैं, तो स्टेट की इंटरफेरेंस से, स्टेट की हेल्प से उनकी मीटिंग्स को बंद कर दो, उनके कैंपेन्स को बंद कर दो. But it means you should be very very careful while we are demanding for the punishment. Na, we should be very careful that these kind of punishment should not restrict the freedom completely. क्योंकि हम फ्रीडम को ही तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना. और अगर आपने ऐसे में फ्रीडम को ही बैन कर दिया तो that's not rational. Getting my point? In the constitutional discussion in India, the term used for such justifiable constraint is reasonable restrictions. हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या टर्म यूज हुआ है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, कि वो आपकी फ्रीडम के ऊपर इंपोज हो सकती हैं. रीजनेबल मतलब जिनका कोई लॉजिक होता है. द रेस्ट्रिक्शंस मे बी देयर बट दे मस्ट बी रीजनेबल. रेस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं बट वो कैसी होंगी, रीजनेबल होंगी. दैट इज कैपेबल ऑफ बीइंग डिफेंडेड बाय रीजन. आप खुद को डिफेंड करो तो उसका कोई रीजन होना चाहिए. नॉट एक्सेसिव, नॉट आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्शन बीइंग रेस्ट्रिक्टेड, since that it would imping on the general condition of freedom in society. आप ऐसे करो कि आपकी जो रीजन है ना, आप उसको डिफेंड कर सको. राइट? एक्सेसिव में कुछ भी चीजें नहीं होनी चाहिए. ऐसे एक्शंस नहीं होने चाहिए कि जो आपकी फ्रीडम को कंप्लीटली रेस्ट्रिक्ट कर दे. समझ है? आपकी सोसाइटी, आपकी जो कंडीशन है उसको कंप्लीटली एंडेंजर कर दे. वी मस्ट नॉट डेवलप अ हैबिट ऑफ इंपोजिंग रेस्ट्रिक्शंस. हमें हैबिट नहीं इंपोज करनी, हमें हैबिट डेवलप नहीं करनी कि हम क्या करें कि देखो, वी मस्ट नॉट डेवलप अ हैबिट ऑफ इंपोजिंग रेस्ट्रिक्शंस सिंस सच अ हैबिट इज डिट्रीमेंटल ऑन टू फ्रीडम. अगर देखो, अगर आप बार बार ये सोचो कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगानी है दूसरे पर्सन की, तो ना फ्रीडम मेरे को छीन लेनी है, वो चीजें कभी भी बेनिफिशियल नहीं है. बिकॉज वी आर एडवोकेटिंग फ्रीडम ओनली, एंड इफ वी आर पुटिंग रेस्ट्रिक्शन, दैट काइंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम, दैट्स नॉट फेयर. We can't do that. समझ आया? It means अब आपको फ्रीडम के ऊपर जब रेस्ट्रिक्शंस लगानी है, तो यू विल बी वेरी केयरफुल कि वो रेस्ट्रिक्शंस कैसी होनी चाहिए. दे शुड कीप द इंडिविजुअलिटी इन द माइंड. ऐसा नहीं है कि जिस लिबर्टी को, जिस फ्रीडम को आप बचाने की बात करते हो, आपने उसी फ्रीडम को एंडेंजर्ड कर दिया. यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल. समझ आया? हार्म प्रिंसिपल सिंपल मतलब क्या, कि आपकी फ्रीडम को कब रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, जब आपकी वजह से, आपके एक्शंस की वजह से दूसरे के ऊपर मेजर हार्म हो रही है. माइनर हार्म में क्या कर सकता है, अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, हम क्या कर सकते हैं, सोशल, कहीं ना कहीं एक टाइप से ये बोल सकते हैं उनको कि सोशली हम उनको बता सकते हैं कि नहीं, यू डू नॉट डू दैट, है ना. वो सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं. राइट? बट अगर आप पनिशमेंट भी दे रहे हो ना, पनिशमेंट भी दे रहे हो, तो पनिशमेंट के बाद भी आपको ये सोचना चाहिए कि क्या होना चाहिए. पनिशमेंट के बाद भी पनिशमेंट भी ऐसी होनी चाहिए जो आपकी फ्रीडम को डिस्ट्रॉय ना करे. दैट काइंड ऑफ पनिशमेंट शुड बी गिवन. ऐसा नहीं कि वो फ्रीडम इंडिविजुअलिटी को ही खत्म कर दे. आई थिंक हार्म प्रिंसिपल्स का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको क्लियर है. राइट? आई थिंक नाउ यू आर एबल टू एक्सप्लेन इट
मतलब अगर सिंपल आपकी माइनर हार्म आपके एक्शंस की वजह से हो रहा है तो सोशल डिसअप्रूवल इज इनफ. अगर मेजर हार्म हो रहा है देन वी कैन टेक लीगल एक्शंस अगेंस्ट दैट. फाइन. I hope the topic harm principles is completely clear to all of you. But if you are having doubts, you can ask your doubts and queries in comment section. We will meet in next video. The topic will be the issue of the dress code and the last topic, that is positive and negative liberty, that we will discuss in the next class. I hope everything till here is completely clear to all of you. Okay, if you are able to understand, please press the like button and subscribe the channel as well. We'll meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.